हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कनिष्क सहायक का जो एग्जाम होना है 5 मार्च 2023 को, उसके संबंध में। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। देखो, कई सारे बच्चों का भी पटवारी का एग्जाम होगा और कई सारे बच्चे भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो अब फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम तो पीछे चला गया, लेकिन अब जो उसमें मेहनती बच्चे थे, जो मेहनत कर रहे थे, अब वही कनिष्क सहायक की तैयारी में जुट गए। ठीक है, और मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि सिलेबस में काफी भिन्नता है। ठीक है, किस तरह से सिलेबस तैयार करें। कई सारे बच्चों के मैसेज, कमेंट इत्यादि भी आए थे कि सर किस तरह से अब कनिष्क सहायक के लिए तैयारी करें, क्योंकि जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, जो उनका पहला टारगेट था, अभी वो अब पीछे चला गया। ठीक है, उसमें अभी अवसर नहीं है, तो वो अवसर अब तुम्हें अप्रैल में मिलेगा। तो तब तक कैसे तैयारी करें, इस संबंध में जानना चाह रहे थे, तो इसलिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करें तो पटवारी एग्जाम की। ठीक है, ये तो निर्धारित है। देखो 12 फरवरी 2023। ठीक है, 2023 को ये निर्धारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 12 फरवरी 2023 को इसको होना ही होना है। और इसके अलावा यदि आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देखते हैं, देखो फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, वन आरक्षी का जो एग्जाम होना है, ये कब होना है? देखो ये है 9 अप्रैल। ठीक है, 9 अप्रैल 2023 ये निर्धारित है। ठीक है, लेकिन इनके मध्य में एक एग्जाम जो है आपका, वो है कनिष्ठ सहायक। ठीक है, कनिष्ठ सहायक, और ये कब होना है? 5 मार्च, जो कि निर्धारित है, और पूरी संभावना है कि इसी तिथि को एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए किस तरह से तैयारी करें, बस यही आप लोग जानना चाह रहे हैं, तो यही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो देखो, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ अभी पटवारी का एग्जाम है, तो कई सारे बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ फिर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक का, तो जो पटवारी वाले हैं, देखो आपके सिलेबस में वही सारी चीजें हैं जो कनिष्ठ सहायक में हैं। ठीक है, उसमें भी हटाई नहीं गई हैं, या उसमें कुछ अतिरिक्त नहीं है। मतलब आप सिलेबस की तुलना करें तो ज्यादा अंतर नहीं है। केवल आपको प्रश्न पत्र में जो नंबर है, प्रश्नों की संख्या है, वो कम ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन सारी चीजें, हिंदी देखो वहां कल में आपकी 25 नंबर की आएगी, तो पटवारी में 20 नंबर की आएगी। ठीक है, तो हिंदी देखो, हिंदी यहाँ पर है 20 नंबर की, यहाँ 25 की है। बाकी देखो भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ठीक है, राज्य व्यवस्था, सारी चीजें आपको पटवारी के लिए भी पढ़नी है, कनिष्ठ सहायक के लिए भी पढ़नी है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, सारी चीजें देखो पटवारी के एग्जाम में भी आ रही है और कनिष्ठ सहायक में। बस प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। कंप्यूटर और साइंस से टोटल 15 क्वेश्चन आने। ठीक है, बस प्रश्न ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन है तो सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको यहाँ भी मिल रहा है, करंट अफेयर्स आपको यहाँ भी मिल रहा है, और इसके अलावा देखो आपको रीजनिंग यहाँ के लिए भी तैयार करनी, रीजनिंग यहाँ के लिए भी तैयार करनी। मतलब सिलेबस पूरी तरह समान है। बस ये है कि कुछ चीजें इसमें प्रश्न बढ़ गए हैं और कुछ चीजें इसमें घटा दी गई हैं। जैसे यहाँ पर आपको भारत का विश्व का भूगोल नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हिंदी में रचना संबंधी क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई भी रचना आपसे नहीं पूछ जाएगी, बेसिक सी हिंदी जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द इत्यादि आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, दोनों सिलेबस में बिल्कुल समानता है, लगभग समानता है। बस ये प्रश्नों की संख्या में थोड़ा ज्यादा होंगे। ठीक है, कनिष्ठ सहायक में आपको हिंदी के ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, सारे विषयों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, लेकिन पटवारी की अपेक्षा देखो उत्तराखंड यहाँ पर कम आएगा, लगभग 27 से 28 क्वेश्चन उसमें उत्तराखंड के टोटल बन रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड थोड़ा कम आएगा, लेकिन अन्य विषयों को लेकर चले तो लगभग पूरी समानता है। ठीक है, बस प्रश्न थोड़ा कम ज्यादा इसमें आपको मिलेगा, तो आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं, पहले पटवारी का एग्जाम दो, उसके पश्चात जो चीजें आपकी छूट जा रही हैं, ठीक है, जैसे विज्ञान, कंप्यूटर इत्यादि में आप थोड़ा ज्यादा यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में थोड़ा आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और साथ ही देखो पुराने पेपर जरूर निकाले, वहां से आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे और लगातार हो रहे हैं, यहाँ भी आपके रिपीट पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया जिनका पटवारी का एग्जाम है। अब वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम देंगे, ठीक है, कनिष्ठ सहायक का पहली बार एग्जाम देंगे, या फिर जिनका पहला एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड होना था लेकिन वो पीछे चला गया, ठीक है, तो वो पुनः इसी एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, वो क्या करेंगे? अब देखो, अब चर्चा करते हैं उन बच्चों के लिए जो पहली बार कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देंगे, ठीक है, या फिर जो पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे अपना मैटर अब तैयार करें। ठीक है, सबसे पहले तो हिंदी का मैं आपको देखो अलग से बताऊंगा कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और कैसे तैयार करना है। ठीक है, किस तरह से आपको प्रश्न वहां पर देखने को मिलेगा। दूसरी चीजें देखो, यदि चर्चा करें, सबसे पहले तो आपने जितना पढ़ा है, जो चीजें आपने फॉरेस्ट गार्ड के लिए पढ़ी थी, ठीक है, उसका आपने रिवीजन करना है। ये रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चीजें पढ़ी हैं वो याद रखना जरूरी है। ठीक है, और आयोग इतना
टफ प्रश्न पत्र आपके लिए सेट नहीं करता है कि आपको ज्यादा दिक्कत है उसमें आए, ठीक है। आसान चीजें आपसे सदैव आसान चीजें ही पूछी जाती हैं, बस उनका थोड़ा फॉर्मेट अलग हो जाता है, ठीक है, प्रश्न बनाने का तरीका अलग हो जाता है और वहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, हम वहीं पर गलतियां कर देते हैं, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और अच्छे से पढ़ना है। यदि किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे से पढ़िए, ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए। यदि आप पढ़ रहे हैं वायसराय पढ़ रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए। यदि कोई क्वेश्चन आए तो वहां से बिल्कुल आपका गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ भी लिया और उसके बाद भी आपके पढ़े में से क्वेश्चन नहीं आया तो इस तरह से पढ़ के आपका समय नष्ट हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं मिला आपको, ठीक है। ऐसे ही आप अन्य चीजें, तो जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं स्मार्ट पढ़िए, कम पढ़िए, भले ही आपका सिलेबस पूरा ना हो पाए लेकिन जितना हुआ है वहां से गलती ना हो। देखो एक बात अपने मस्तिष्क से निकाल दो, यदि जीएस की 30 प्रश्न आते हैं तो 30 में से आप 20 लाने की कोशिश करिए, ठीक है। मेरिट यही बनेगी, 20 में भी आपका नाम आ जाएगा लेकिन ये 20 लाने हैं आपको, ठीक है। इस 20 के लिए आप तैयारी करिए। यहाँ पर 30 में से 30 किसी का नहीं आएगा, कोई कितना ही भी पढ़ ले, कितनी ही किताब पढ़ ले, 30 में से 30 किसी का नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 30 में से यदि अधिकांश बच्चे, देखो यदि क्वेश्चन थोड़ा आसान बनता है, यदि पढ़ा हुआ आगे तो 22 से 25 नंबर तक ले आएंगे, लेकिन 20 लाना भी इसमें मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यदि पढ़ा हुआ नहीं आया आपका तो 20 लाना भी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस हिसाब से पढ़िए ताकि आपके 20 नंबर आ जाए। तो सारी चीजें कवर ना करते हुए उन चीजों को कवर करिए जो पुराने पेपरों में ज्यादा पूछी गई हैं, ठीक है। जैसे आप पूरा इतिहास न पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके पश्चात जैसे जैन बौद्ध है वहां से क्वेश्चन लगातार बनता है, उसको पढ़िए। मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, कुषाण काल है, यहाँ से लगातार प्रश्न आते हैं तो उनको ज्यादा पढ़ना है आपने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, तो इस तरह से चीजें पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें लेकर बैठ गए शुरू से और आपका लास्ट तक का केवल एक ही सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, इतिहास इतिहास, इस तरह से नहीं पढ़ना। पढ़ना क्योंकि देखो आपके पास 1.5 महीने का समय है, लगभग 45 दिन आपके पास है, ठीक है। तो आज के बाद केवल 45 ही दिन से एसबीएस एग्जाम के लिए, तो 45 दिन में देखो आपको 44 है क्योंकि फरवरी देखो 28 जाएगा तो और भी कम देने हैं आपके लिए, ठीक है। तो अभी से आपको जुट जाना है और टॉपिक वाइज जो टॉपिक आप देखो, भारत का भूगोल काफी कम है, ठीक है, तो उसको आप जल्दी निपटा सकते हैं क्योंकि उसमें विश्व का भूगोल पूछा नहीं जाएगा। राज व्यवस्था आपको समझते हुए चलनी है और छोटे छोटे मतलब अलग अलग टॉपिक आपको देखने हैं। जैसे आपने देखा होगा पटवारी में मूल अधिकारों से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो कई सारे बच्चों ने वो गलत भी की और जिन्होंने डीपली और अच्छे से पढ़ा उनके सारे क्वेश्चन सही गए, ठीक है। तो समझते हुए चलिए, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और जितना कवर करते हो उसमें गलत नहीं करना है। यदि आप एग्जाम तक का 80% भी कवर करते हो तो इस 80% में से जो क्वेश्चन आया आपने वो गलत नहीं करना है। बाकी 20% छूट भी गया ना, वहां से क्वेश्चन आएगा भी तो वो छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस 80% से ही आप 20 नंबर ले आओगे, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ो ताकि आपकी गलतियां ना हो। और दूसरा देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए जरूरी है आप उत्तराखंड को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। परीक्षा वाणी तो एक महत्वपूर्ण है ही, साथ ही देखो उत्तराखंड का इतिहास भी आपके 7-8 नंबर का आना है, ठीक है। तो 7-8 नंबर उत्तराखंड के इतिहास में से आपको कैसे खींचने हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पूरी हिस्ट्री लेकर बैठ गए, 2-3 किताबें मोटी मोटी खरीद ली और सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दी, तो इस लेवल का प्रश्न पत्र आपके पास नहीं आएगा। आपको कोई स्टोरी कहानी नहीं लिखनी है वहां पर, ठीक है। टॉपिक वाइज सबसे पहले जैसे गुफाएं हैं तो गुफाओं के बारे में पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, ठीक है। कोई यहाँ से जो साक्ष्य मिले, ठीक है, उत्तराखंड का नाम क्या क्या है, इस तरह से मतलब टॉपिक वाइज चलते रहे। यहाँ की पुरा प्रजातियां, उसके पश्चात देखो कुड़िंद, फिर कत्यूरी, इस तरह से पढ़िए उनको। ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें मिला जुला के, कई सारे मैंने देखे कई सारे ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं कि आपको शुरू से चीजें मिलने लग जाती हैं उसमें, ठीक है। दधीची से लेकर दक्ष से लेकर वहां से वो चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़िए केवल पॉइंट टू पॉइंट जहां से एग्जाम में आ रहा है। फर्जी चीजें पढ़ने की, फालतू चीजें पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका समय नष्ट होगा। आपके पास केवल 45 दिन है और अपने इन 45 दिनों में ही जो करना है वही आपको 46वें दिन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपके 45 दिन की तैयारी होगी, 46वें दिन वही आपका आउटपुट रहने वाला है, ठीक है। देखो उत्तराखंड और जीएस आपका इतना यदि कवर हो जाता है, उसके पश्चात आपका बचता देखो साइंस, ठीक है। साइंस और एक तो आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर प्लस रीजनिंग। ये दो चीजें ऐसी हैं, यदि आप पुराने आयोग के 20 पेपर उठाएंगे ना, पुराने पेपर 20 ले लें और एक डाटा एंट्री का आयोग द्वारा पेपर करवाया गया था 2014-15 में, वो पूरा कंप्यूटर का ही पेपर, उसमें लगभग 150 कंप्यूटर के सवाल हैं, ठीक है। तो उसको निकाल लीजिए आप लोग, उसको डाउनलोड करिए, उसको निकालिए और 100% आपको क्वेश्चन यहीं से देखो लगातार रिपीट होता है क्वेश्चन। नॉन वोलेटाइल कौन सी है, वोलेटाइल कौन सी है, ठीक है, या फिर कौन सा
आउटपुट है, कौन सा इनपुट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, कौन सा क्या सॉफ्टवेयर, ठीक है, कौन सी यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा है नहीं है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही चीजें रिपीट होनी है। तो आप क्वेश्चन उठाते हैं तो क्वेश्चन से आपका कवर हो जाता है। और ऐसी रीजनिंग सीधा आपको एज इट इज क्वेश्चन जो पुराने पेपर में पूछा गया वही क्वेश्चन आपको दूसरे पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे पटवारी वाले में 2 से 3 रीजनिंग के क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और उससे पहले पुलिस वाले में भी 2 से 3 रीजनिंग के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है। तो आपको जरूरी नहीं कि आप कोई किताब खरीदो या फिर कुछ अन्य चीजें करो, अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप पुराने 20 पेपर निकालो और इनमें जितने भी कंप्यूटर और रीजनिंग के सवाल है उनको करो, ठीक है। वहीं से आपके दोनों सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। एक तो इससे देखो अनुभव होगा कि प्रश्न किस तरह का आ रहा है, और दूसरा आप उनको सॉल्व करोगे तो उस तरह का क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा आप उसको गलत नहीं करोगे फिर, ठीक है। और ऐसे देखो साइंस के लिए आप पुराने पेपर यदि देखते हैं वहां पर साइंस किस लेवल की पूछी गई है, ठीक है, किस तरह के प्रश्न उसमें आ रखे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। देखो 7 नंबर की आएगी, तो 7 में से यदि 3 से 4 नंबर भी आप ले आते तो आप मेरिट में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके देखो उत्तराखंड सही रहना चाहिए, हिंदी आपका सही रहना चाहिए, बाकी यहाँ भी आपको लगभग 20-22 नंबर तक आपको टारगेट रखना है, कितना आपको लाना है, क्योंकि समय कम है, ठीक है। इसलिए आप साइंस में देखो जो ल्यूसेंट के एक साइंस वाले आते हैं उससे आप पढ़ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना जीव विज्ञान से आते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान से आपको ज्यादा उसमें फोकस करना है, उसको आप पढ़िए। और इसके अलावा देखो कंप्यूटर और रीजनिंग में आपको बता ही चुका हूँ किस तरह से करना है। पुराने पेपर जरूर देखिएगा, क्योंकि पुराने पेपर यहाँ पर भी इसमें भी क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, ठीक है। उत्तराखंड के रिपीट मिलेंगे, जीएस के रिपीट मिलेंगे। और यदि आप पुराने 20 पेपर देखते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 15 क्वेश्चन इसमें रिपीट होंगे, 100% होंगे, 15 क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है। इसमें आपको देखो रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन, 1-2 कंप्यूटर के, इस तरह से सारी चीजों के आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे पक्का। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो भी नए बच्चे हैं इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं अपना, ठीक है। एक टारगेट लेकर चलिए, छोटे छोटे टारगेट सेट करिए कि आज आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक दिन नया, क्योंकि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपने एक बड़ा टारगेट सेट कर लिया, आपको डीपली जाना है तो 1 महीना आपने पूरा इतिहास में दे दिया, ऐसा नहीं करना है। अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए, ठीक है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है तो 2 से 3 दिन में आपको खत्म करना है। तो किस तरह से करना है, पॉइंट वाइज पढ़ के, ठीक है। आपको यदि भूगोल है तो किस तरह से 4-5 दिन में खत्म करना है, तो कैसे कर पाओगे, पॉइंट वाइज, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे ही फिर मध्य भारत, ठीक है, आधुनिक भारत। सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको स्मार्ट तैयारी ही आपको यहाँ पर अच्छे नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इतना बड़ा सिलेबस लेकर बैठोगे तो 1 साल से भी ज्यादा लगता है इसको तैयार करने में, ठीक है। तो सारी चीजें पढ़ने की गलती ना करें, अपनी स्मार्ट तैयारी देखिए, ठीक है। किस तरह से आप अपना सिलेबस जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं इन चीजों को देखिए, ठीक है। करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करिए, वहां से भी 7-8 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे देखो कंप्यूटर, रीजनिंग, साइंस ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और हिंदी, हिंदी आपका सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको हिंदी तैयार कैसे करना है और किन चीजों पर ज्यादा, क्योंकि पुराने पेपरों में जिस हिसाब से पुराने पेपरों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आयोग ज्यादा आपसे पूछता है, ठीक है। तो हिंदी कैसे तैयार करना है वो मैं अलग से बता दूंगा आपको, साथ ही उत्तराखंड। तो इनमें आपने गलतियां नहीं करनी और कोशिश करिए कि आप स्मार्ट तैयारी और अच्छे से करें, ठीक है। और देखो पॉइंट वाइज यदि आपको जानना है पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ठीक है, इतिहास में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, किस तरह से आपको पर्यावरण में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है। सारी चीजें यदि आप जानना चाहते हैं मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि टॉपिक वाइज किस तरह से आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।